प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति राजनीति विज्ञान और राज्य में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। शक्ति ऐसा तत्व है जिसके बिना राज्य कार्य नहीं कर सकता। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। शक्ति के बारे में विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी परिभाषाएं दी है और भिन्न भिन्न बातें की है। जैसे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है कौटिल्य, जो शक्ति के बारे में कहते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक सभी राजनीतिक विचारक शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं और शक्ति को राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं और आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है वो भी शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए लॉर्ड एक्टन नामक जो प्रमुख राजनीतिक विचारक है वो कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। इससे हमारे मन में ये होता है कि शक्ति एक गलत चीज़ है। अगर हम इस परिभाषा का अध्ययन करें तो हमारे मन में ये आता है कि शक्ति एक गलत चीज़ है। शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए और राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। और शक्ति की कुछ परिभाषाएं हमारे लिए जानना और समझना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली है रॉबर्ट बायस्टेड। रॉबर्ट बायस्टेड नामक राजनीतिक विचारक कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। इसका तात्पर्य है कि शक्ति बल से भिन्न है। शक्ति का मतलब बल प्रयोग करना नहीं है, बल्कि उसकी योग्यता रखना है। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, इसका मतलब वो बल प्रयोग तो कर सकता है, पर उसने शक्ति अपने अंदर छुपा रखी है, वो उसका वास्तव में प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरे राजनीतिक विचारक है मैकाइवर। मैकाइवर का कहना है कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है या कोई राज्य शक्तिशाली है, इसका मतलब वो अन्य व्यक्तियों या अन्य राज्यों को निर्देशित कर रहा है, उनको संचालित कर रहा है। तो शक्ति होने से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की जो क्षमता है वह शक्ति है। तीसरे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक है मॉर्गेनथाउ। ये कहते हैं कि शक्ति का प्रयोग करने वालों तथा उनके बीच जिन पर इसे लागू किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है। तो मॉर्गेनथाउ जो है वो शक्ति को मनोवैज्ञानिक मानते हैं और शक्ति में प्रत्येक उस चीज़ को शामिल करते हैं जिससे अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इन सभी राजनीतिक विचारकों की परिभाषा के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शक्ति बल प्रयोग से अलग है। शक्ति का मतलब बल प्रयोग करना नहीं होता है। शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है। यह व्यक्ति के अंदर निहित होती है, जिसे उसके पास क्षमता होती है कि वो शक्ति का प्रयोग करे, पर वास्तव में वो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और बिना प्रयोग के ही वो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तो ये है शक्ति का अर्थ और परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। शक्ति
कुछ लोग शक्ति और बल को एक ही समझ लेते हैं। कुछ शक्ति और प्रभाव दोनों को एक जैसा स्वीकार करते हैं और कुछ सत्ता और शक्ति दोनों के एक होने की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शक्ति और बल दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व है। शक्ति हमें प्रकट रूप में दिखाई नहीं देती है, शक्ति छिपी होती है, जबकि बल हमें सामने से दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति जब बल प्रयोग करता है तो वो सबके सामने आ जाता है। रॉबर्ट बाइस्टर नामक एक विचारक है जो कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। बाइस्टर ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जैसे बादल में बिजली रहती है। जब बल अमर्यादित और लक्ष्यहीन होता है तब उसे दमन कह दिया जाता है। स्वीकृत, सीमित और नियंत्रित बल को शास्त्रीय कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से एक व्यापक तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि रॉबर्ट बाइस्टर शक्ति को व्यापक मानते हैं, जिसमें बल भी निहित होता है और दमन भी निहित रहता है, परंतु शक्ति का वास्तव में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो फिर उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, वो बल और दमन के रूप में सामने होता है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर। राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति के ही प्रकार है, किंतु इन्हें एक ही नहीं समझ लिया जाना चाहिए। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है जिसमें सदैव ही शक्ति के अन्य रूप भी सम्मिलित होते हैं, जैसे धन होता है, शस्त्र सामग्री होता है, नागरिक सत्ता होती है, मत पर प्रभाव होता है आदि। सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व है जो सैन्य बल पर आधारित होता है। राजनीति में सैनिक शक्ति का स्थान अत्यंत गौण रहता है, क्योंकि शक्ति वास्तविक बल प्रयोग नहीं वरन बल प्रयोग की क्षमता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीतिक शक्ति एक व्यापक चीज़ है, एक व्यापक शब्दावली है जिसमें अन्य शक्ति के अलावा अन्य चीज़ें भी सम्मिलित होती है, जैसे धन, शस्त्र सामग्री, नागरिक सत्ता, मत पर प्रभाव आदि। जबकि सैनिक शक्ति ऐसी शक्ति है जिसमें बल तो निहित होता है, परंतु वास्तव में बल प्रयोग वो नहीं कर पाता है। मार्गेंथो ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं तथा मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है। सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है। जब हिंसा या दमन का वास्तविक प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है कि सैनिक या अर्धसैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति ने अधित्याग कर दिया है। संघर्ष राजनीति का मूल सार है, चाहे वह शब्दों द्वारा हो या हिंसा द्वारा हो। इस दृष्टि से सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का केवल एक उपविभाग ही समझा जा सकता है। सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति के पृष्ठभूमि में निहित रहती है। तो इस तरह से हम राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति को भी एक स्वीकार नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है। राजनीतिक शक्ति व्यापक है और सैनिक शक्ति उसका केवल एक भाग मात्र है। तो ये है शक्ति के बल और सैनिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति में अंतर।